तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक मोटू चबी सा लड़का अपनी रिंग के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल शील्ड को निकालता है और मास्टर जोसेफ के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि मास्टर जोसेफ आपको और ज्यादा पावर को यूज करना पड़ेगा। तो मास्टर जोसेफ गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे कहते हैं लड़के देखते हैं कि तुम अपनी रिंग के अंदर से कितनी ज्यादा फैंसी आइटम्स को निकाल पाते हो, क्योंकि ये सभी के सभी मैजिकल आइटम्स बहुत ज्यादा महंगी होती है। मास्टर जोसेफ जैसे उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं उसी वक्त वो दूसरे लोग जो होते हैं वो शील्ड की पावर को भी इंक्रीज कर देते हैं। मास्टर जोसेफ अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हारे जैसे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तुम्हारे जैसे लोग जहाँ पर टिकट को खरीद लेते हैं, इसलिए टैलेंट वाले लड़के जिनके पास वाकई में स्किल्स होते हैं वो सभी लोग पीछे रह जाते हैं। मोटू वहाँ पर अपनी रिंग के अंदर से और भी आइटम्स को निकालकर मास्टर की तरफ थ्रो करता है और कहता है टीचर लगता है कि आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं, मेरे पास और भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं। ठीक है मेरी कल्टीवेशन लेवल लो है लेकिन मेरे पास बहुत सारा पैसा, मैं पैसे को वेपन्स के तौर पर यूज कर सकता हूँ। तो वह अपनी रिंग के अंदर से बहुत सारी तलवारें निकालकर मास्टर जोसेफ के ऊपर फेंक देता है। मोटू के पास वाकई में बहुत सारा पैसा होता है और उस पैसे के साथ उसने बहुत सारे वेपन्स को खरीद कर अपनी रिंग के अंदर रखा होता है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आयुष मोटू बंदा कितना ज्यादा अमीर है, लड़के के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया कि इसने इतने सारे मैजिकल वेपन्स को खरीद रखा है। मास्टर जोसेफ इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा आते हैं और कहते हैं लड़के तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट हो, तुमने यहाँ पर बहुत सारे मैजिकल वेपन्स को रिलीज किया है, तुम यहाँ पर इतना पैसा पानी की तरह बहा रहे हो ताकि तुम इस टेस्ट को पास कर सको। तो वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी शील्ड को सेंटर से दो हिस्सों में काट देते हैं और कहते हैं अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। मोटू मास्टर से कह रहा होता है मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं, क्या तुम यहाँ पर मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हो। तो मास्टर जोसेफ उसके पर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाते हैं क्योंकि वो तो यहाँ पर उसको जान से मारने वाले होते हैं। उसकी तलवार जैसे उसके करीब पहुंचती है के साथ ही मोटू के पास वेपन्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन मास्टर जोसेफ वहीं पर अपनी तलवारों को रोक देते हैं। आर्याना कहती है इसने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था, ये बहुत ज्यादा डेंजरस था, वो उसको वहाँ पर मारने वाले थे। उसी वक्त क्रिस्टल वहाँ पर कहता है कि इस लड़के ने टेस्ट को पास कर लिया है, ठीक है अब ये टेस्ट यहाँ पर खत्म होता है, मास्टर जोसेफ आप पीछे हट सकते हैं। मास्टर जोसेफ इस बात से काफी गुस्सा होते हैं लेकिन उन्हें ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो मोटू कहता है मास्टर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, ठीक है आपने बहुत ही अच्छा काम किया। मोटू काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है देखो मैंने यहाँ पर टेस्ट को पास कर लिया, और भागता हुआ वापस चला जाता है। बाकी के सभी लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर नंबर 66666 को बुलाया जाता है और कहा जाता है चलो जल्दी से स्टेज के ऊपर आ जाओ। तो सभी वहाँ पर एक दूसरे की शक्ल देखना शुरू कर देते हैं कि ये नंबर किसका हो सकता है। वो लोग कहते हैं ये वाला नंबर पिछले 150 साल में किसी ने भी नहीं लिया, क्योंकि 150 साल पहले ये नंबर किसी को मिला था और वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था। ये नंबर किसी स्पेशल को ही मिलता है, पिछले 150 साल से किसी को भी ये नंबर नहीं मिल सका। वो बुढ़ा घुसड़ जो कि दरवाजे के बाहर बैठा होता है ये वाला नंबर उसके पास था, यानी ये टोकन उसके पास था। एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं सर आपने नंबर की तरफ देखो, तुम्हारा तो नहीं है। दूसरा कहता है नहीं मेरा नहीं है, तीसरा कहता है मेरा भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैजिक क्रिस्टल ने यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये नंबर किसी के पास है ही नहीं। तो माना साहब भाई अपने गोल्डन टिकट को उठाता है और कहता है देखो मेरे पास ये नंबर है। वो सभी लोग कहते हैं ये क्या ये वाकई में इसी लड़के के पास ये नंबर है, लेकिन ये लड़का दिखने में तो बहुत ज्यादा सीधा साधा दिखाई देता है और इसके पास कुछ ज्यादा स्किल्स भी दिखाई नहीं देते। साहब भाई आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, जबकि मोटू उसकी तरफ देखता है और कहता है मुझे पता था कि ये लड़का काफी ज्यादा स्पेशल हो सकता है। तो माना साहब भाई जाकर क्रिस्टल के सामने खड़ा हो जाता है। क्रिस्टल उसे कहता है लड़की अपना नाम बताओ, साथ ही अपने एट्रीब्यूट के बारे में बताओ। साहब भाई अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जी साहब भाई है, मेरे पास एट्रीब्यूट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, मैं फर्स्ट लेवल का ट्रेनिंग स्वर्ड्समैन हूँ। पास सुनने के बाद बाकी के सभी लोग कहते हैं क्या ये वाकई में एक फर्स्ट लेवल का ट्रेनिंग स्वर्ड्समैन है। तो मैजिक क्रिस्टल भी वहाँ पर सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें टेस्ट के लिए कौन सा टीचर दूं, क्योंकि साथ वो अंदर से सोच रहा होता है ये लड़का बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर मैंने यहाँ पर किसी ऐसे टीचर को भेज दिया जो कि इसके ऊपर अटैक करते हुए इस लड़के को मार डाले तो फिर मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, बिग मैन मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। साहब से कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी यहाँ पर जितने टीचर्स हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर आ सकता है और आकर मुझे चैलेंज कर सकता है। उनके एट्रीब्यूट्स कुछ भी हो, चाहे कैसे भी एट्रीब्यूट्स वाला टीचर क्यों ना, वो यहाँ पर आकर मुझे चैलेंज कर सकता है। ये बात सुनते ही वो सभी टीचर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कहीं इस लड़के का दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ये यहाँ पर सभी टीचर्स को एक साथ चैलेंज कर रहा है, लड़का तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। वो सभी टीचर्स कहते हैं क्या इसे लगता है कि हम सभी टीचर्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं, में से कोई भी यहाँ पर आकर इस लड़के को चैलेंज करेगा। मोटू भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान होता है, उस बेचारे का मुंह खुले का खुला रह जाता है, जबकि आर्याना उसे कहती है नहीं लगा था कि ये लड़का फिर से वहाँ पर जाकर इस तरह का कुछ करेगा। तो टीचर फायर चलाकर कहते हैं इस लड़के को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो, क्योंकि ये लड़का एक कचरा है, इस लड़के का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है, पैसे से ये लड़का यहाँ पर आया है। पर गार्ड्स भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जी सर हम लोग कभी इस लड़के को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। जैसे वो लोग आगे की तरफ बाहर होते हैं उसी वक्त मैजिक क्रिस्टल उनसे कहता है सर रुको। मैजिक क्रिस्टल वहाँ पर इस बारे में सोच रहा होता है। मैजिक क्रिस्टल कहता है अगर ये कोई और आम सा कैंडिडेट होता जिसके पास गोल्डन टिकट होता तो हम लोग इसको यहाँ से उठाकर फेंक सकते थे और इसे कचरा समझ सकते थे, लेकिन इस लड़के को यहाँ पर बिग मैन ने भेजा है, एक ऐसे एल्डर ने जो कि पिछले 50 साल से वहाँ पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। अगर उसने इस लड़के को ये वाला टोकन दिया तो इसका मतलब ये लड़का स्पेशल हो सकता है। फिर इस लड़के की बात मान लेते हैं। तो वो मैजिक क्रिस्टल कहता है मैं यहाँ पर कुछ टीचर्स के नाम लूंगा, आप सभी टीचर्स यहाँ पर आ जाए और आकर इस कैंडिडेट का टेस्ट लें। इसी के साथ ही वहाँ पर टीचर्स के नाम लेना स्टार्ट करता है। वो बहुत सारे टीचर्स के नाम लेता है, इतने सारे टीचर्स, वो सभी के सभी टीचर्स उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर सारे एग्जामिनर एक ही साथ इस लड़के को चैलेंज करने वाले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारे साहब भाई
जाबाई से फाइट करने के लिए वहाँ पर 10 टीचर्स को भेजा जाता है। 10 के 10 टीचर वहाँ पर नीचे उतर आते हैं और सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहता है ऐसा हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। अकेडमी की हिस्ट्री में पहली बार 10 टीचर एक स्टूडेंट के साथ फाइट करेंगे इसका टेस्ट लेने के लिए। तो मोटू अपने पॉपकॉर्न निकालता है और कहता है जी तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि ये लड़का यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मरने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए ये लड़का यहाँ पर आज बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा क्योंकि इसका नाम हिस्ट्री में फेमस होने वाला है कि अकेले लड़के ने 10 टीचर्स के हाथों से मार खाई थी। टीचर्स में से एक मास्क वाला टीचर जो होता है वो से कहता है लड़के क्या ही तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम यहाँ पर हम सभी टीचर्स को एक साथ चैलेंज करना चाहते हो तो मतलब यह कि तुम मरना चाहते हो। अब तुम यहाँ पर इस तरह मरोगे कि तुम्हें कोई बचा भी नहीं पाएगा, यानी कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड में मरने वाले हो। तुम्हारा जाबाई उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं कि मुझे अभी डिनर करना है तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ताकि मैं जाकर डिनर कर सकूं। तो वो सभी टीचर इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि मोटू वहाँ पर बाहर उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में मरना चाहता है, जो यहाँ पर उनको प्रोवोक कर रहा है, जानबूझकर उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि सिम आकर अपना कंट्रोल खो दे। जबकि आर्याना उसे कहती है मेरा यकीन करो इस लड़के को किसी को गुस्सा दिलाना आता ही नहीं है क्योंकि ये है ही इसी तरह का। वो 10 टीचर जो होते हैं वो उसकी बात सुनने के बाद गुस्से में होते हैं और उसे कहते हैं जबकि तुम मरना चाहते हो तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर तुम्हें वेलकम करते हैं, पर हमें यहाँ पर अपनी पावर्स को कंट्रोल करना पड़ता है ताकि हम लोग यहाँ पर गलती से ट्रेनी को नुकसान न पहुंचा दे, ट्रेनी की जान न ले ले। लेकिन लगता है कि अब यहाँ पर हमें फुल पावर को यूज करने का मौका मिलेगा। तो फारियो भी अपनी तलवार उठाते हैं और कहते हैं चलो यहाँ पर मजा आने वाला है। साथ ही बाहर जो गार्डियंस होते हैं वो लोग कहते हैं लगता है कि हमें बैरियर की पावर को इंक्रीज करना होगा। 10 टीचर एक साथ फाइट करने वाले हैं, इसका मतलब यह है कि बैरियर की पावर को 100% कर देते हैं तो वो 100% तक पावर को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहीं पर हमारे जाबाई को अपना मास्टर याद आता है कि उसका मास्टर उसके साथ कितना ज्यादा अच्छा था, जबकि ये सभी टीचर्स यहाँ पर एक छोटे स्टूडेंट को बुली करने के लिए किस तरह तैयार है और उसके साथ यहाँ पर उसको मारने को भी तैयार है। तुम्हारा जाबाई कहता है कि तुम सभी लोग टीचर बनने के लायक नहीं हो तो मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक सबक सिखाने वाला हूँ, तुम सभी लोग माफी के लायक नहीं। सभी लोग जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि जाबाई के ऊपर अटैक कर सके। सभी के सभी एक साथ जंप करते हुए जाबाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं लड़के अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। मोटू कहता है ये क्या, सभी के सभी टीचर्स ने एक ही स्पीड के साथ इस लड़के को चारों तरफ से घेर लिया है, यानी कि इस लड़के को 10 तरफ से एक साथ फाइट करना होगी। तो स्पिरिट भी निकल आती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि इस बार जाबाई यहाँ पर से बच पाएगा, जाबाई के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो व्हाइट टाइगर उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है। स्पिरिट भी उसे कहती है यहाँ पर 10 मास्टर्स हैं, 10 मास्टर्स के 10 की स्पीड एक जितनी है, यानी कि वो 10 एक साइड के ऊपर से एक साथ उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। जाबाई चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना वो एक या 2 साइड के ऊपर से उनको ब्लॉक कर पाएगा, लेकिन एक साथ 10 साइड के ऊपर से उनको 10 साइडों के ऊपर 10 मास्टर्स को ब्लॉक कर पाना उसके बस की बात भी नहीं है, चाहे वो एक स्वर्ड गार्ड क्यों ना हो। जाबाई के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तलवार है और एक तलवार के साथ वो कितनों को ब्लॉक करेगा और कितनों को डॉज करेगा। वो यहाँ पर ना तो ब्लॉक कर पाएगा ना डॉज कर पाएगा। तो इसी के साथ ही जाबाई को दिखाते हैं कि जाबाई बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और उनकी तलवारों को काटता चला जाता है और जिस भी तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराता है उसकी तलवार वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। कि मेरा व्हाइट टाइगर स्पिरिट बी के मुंह पर थप्पड़ मारता है और उसे कहता है क्या अब तुम्हें यहाँ पर पता चला कि जाबाई क्या कर सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जाबाई ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन हमेशा जाबाई ऐसा कर दिखाता है। कि सभी स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने ये कैसे कर दिया, इसने अकेले 10 टीचर्स को यहाँ पर हरा दिया है। ये देखने के बाद बेचारे मोटू का मुंह खुले का खुला रह जाता है। मोटू काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये लड़का तो कुछ ज्यादा स्पेशल है। इस लड़के ने यहाँ पर 10 ओपोनेंट जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और 10 ओपोनेंट एक साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, उसने 10 के 10 को एक साथ ही हरा दिया है। वो सभी मास्टर्स भी हारने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे और कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के की तलवार इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है कि इस लड़के की तलवार ने हम सभी की तलवारों को इतनी आसानी से तोड़ दिया। साहब इन सभी से कहता है कि अब जब तक तुम सभी लोगों के वेपन्स टूट चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब तुम सभी लोगों के पास और कोई भी ट्रिक्स नहीं बची है, अगर कुछ बची है तो यूज कर लो क्योंकि मैं यहाँ पर इस फाइट को कंटिन्यू कर सकता हूँ। तुम्हारे पास मौका है क्योंकि बाद में जब मैं तुम्हारे पर अटैक करूंगा तुम्हारे पास मौका नहीं होगा। उन 10 मास्टर्स में से जो मास्क वाला मास्टर होता है वो कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के को हराने के लिए हमें स्पेशल स्किल को यूज करना पड़ेगा। तो वो वहाँ पर सेंटर में खड़ा हो जाता है और बाकी के सभी लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर को रिलीज करते हुए सारे के सारे अपनी पावर्स को गैदर करते हैं और सारी पावर उस मास्क वाले बंदे को दे देते हैं और वो कहते हैं हम लोग यहाँ पर फाइनल ट्रिक को यूज करते हैं। जबकि क्रिस्टल उन सभी मास्टर से कह रहा था बस करो, बस बहुत हो गया, यहाँ पर जाबाई ने टेस्ट को पास कर लिया है, तुम सभी टीचर्स को वापस अपने अरीना में जाना होगा, वापस चले जाओ। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे होते। मैजिक क्रिस्टल उन लोगों से कहता है तुम सभी लोगों को यहाँ पर मेरी बात को मानना होगा, तुम सभी लोग एग्जामिनर हो जबकि मैं चीफ एग्जामिनर हूँ, तुम सभी को मेरी बात माननी होगी, ये रूल है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहे होते। वो कहते हैं आज हमें यहाँ पर इस लड़के को हराना होगा क्योंकि अगर आज हम लोग इस लड़के को नहीं हराते फिर हमारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी कि हम लोग एक छोटे से लड़के से हार गए, 10 मास्टर्स को एक लड़के ने अकेले हरा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। क्रिस्टल वहाँ पर सोच रहा था अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर तो ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, ये 10 मास्टर्स यहाँ पर स्पेशल स्किल को यूज करने वाले हैं, ये 10 के 10 मास्टर्स अपनी पावर्स को रिलीज करेंगे एक साथ, ये तो इस लड़के को मार डालेंगे। अगर ये लड़का यहाँ पर मर गया तो ये एक स्कैंडल बन जाएगा और स्कैंडल बन गया तो फिर मेरी तो यहाँ पर वाट लग जाएगी। और इसी के साथ ही वो क्रिस्टल कहता है चलो जल्दी से यहाँ पर बैरियर की पावर को बढ़ा दो। तो वहाँ पर जो मास्टर्स होते हैं जो बाहर होते हैं वो बैरियर की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और सब बाकी के सभी बच्चों को वहाँ पर कहा जाता है कि तुम सभी लोग इस अटैक को अवॉइड करने के लिए प्लीज दूर चले जाओ। सभी लोग वहाँ से भागते हुए साइड के ऊपर चले जाते
जाते हैं ताकि दूर जाकर खड़े हो जाए। जबकि आर्याना कहती है अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये सारे के सारे एग्जामिनर चाहते क्या है। तो मोटू से कहता है मुझे नहीं लगता कि ये सभी एग्जामिनर्स यहाँ पर इतनी आसानी से हार मानेंगे, क्योंकि ये लोग एक बच्चे से हारे हैं। तो ये सभी लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसी वजह से ये सभी लोग मिलकर इस लड़के के ऊपर अटैक करने वाले हैं। तुम उस मास्क वाले एग्जामिनर को देख रहे हो, उस मास्क वाले एग्जामिनर की बॉडी के ऊपर आयरन मैन वाला क्रिस्टल लगा हुआ है। बाकी के सभी अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। वो सारी की सारी एनर्जी उसके इस क्रिस्टल में आएगी, जहाँ पर से वो डायरेक्टली एनर्जी बीम को रिलीज कर सकता है। और जहाँ पर से एनर्जी बीम रिलीज होगी वो 10 मास्टर्स की होगी। 10 मास्टर्स की एनर्जी कंबाइन होने के बाद उसकी चेस्ट में से निकलेगी। और मुझे 10 मास्टर्स की पावर इतनी पावरफुल होने वाली है कि जहाँ पर कोई स्वर्ड गार्ड भी होता तो वो भी इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता। अभी अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद हमारे टीन के डब्बे के बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जबकि वहाँ पर से उसके सेंटर के अंदर से वो एनर्जी निकलने लगी है। वो एनर्जी बीम काफी ज्यादा पावरफुल होती है। एनर्जी बीम सामने की तरफ रिलीज होती है हमारे ज़ाओबाई की तरफ। हमारा ज़ाओबाई इस एनर्जी बीम के सामने खड़ा होता है। इसी के साथ ही ज़ाओबाई के पास से बिग सिस्टर बाहर निकलती है और उसे कहती है लड़की अब बस भी करो, यहाँ पर फुल पावर को यूज मत करना वरना तुम इन बेचारे टीचर्स को नुकसान पहुंचा सकते हो। तो ज़ाओबाई कहता है कि मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, चलो फिर भी यहाँ पर कोशिश करके देखता हूँ। हमारा ज़ाओबाई अपनी तलवार को उठाता है और सिर्फ अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। वो अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसाता है तो वहाँ पर से जबरदस्त प्रेशर निकलता है। इतना प्रेशर निकलता है कि सामने से आने वाली जो एनर्जी बीम होती है उस प्रेशर के साथ टकराती है और उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एनर्जी बीम तो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी के साथ ही वो सारे के सारे मास्टर भी उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरते हैं, क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकते हैं। बाहर जो एग्जामिनर्स और बाहर जो टीचर्स खड़े होते हैं वो सभी लोग पावर को इंक्रीज करते हैं। वो शील्ड की पावर को 300 गुना तक बढ़ा देते हैं, लेकिन शील्ड 300 गुना पावर के बढ़ने के बाद भी उस धमाके के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और शील्ड टुकड़े टुकड़े हो जाती है और सभी मास्टर भी उड़ते हुए पीछे की तरफ गिर जाते हैं। सभी बच्चे भी वहाँ पर उस प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए पीछे की तरफ गिरते हैं। ऊपर की पूरी दीवार ही उड़ जाती है। वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बाहर के लोग भी सोच रहे होते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, अचानक से अर्थक्वेक आया है। तो बिग सिस्टर हमारे ज़ाओबाई से कहती है तुमने तो अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया। ज़ाओबाई से कहता है सिस्टर मैं अपनी पावर को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, मैंने मुश्किल के साथ इतनी पावर को कंट्रोल किया था। तो सभी बच्चे वहाँ पर ठीक ठाक होते हैं, यानी कि कोई मरा नहीं है। वहाँ पर प्रेशर काफी ज्यादा था लेकिन इसके बावजूद कोई मरा नहीं है। हमारे व्हाइट टाइगर ने आर्याना के ऊपर शील्ड दी होती है ताकि उसे बचा सके। मोटू की तरफ भी दिखाते हैं कि मोटू ये सब कुछ देखने के बाद कहता है ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई स्वर्ड गार्ड है। तो हमारे ज़ाओबाई ने वहाँ पर जब अटैक किया था ऊपर वाली दीवार तोड़ती है, इसके साथ साथ ग्राउंड के नीचे भी काफी गहरा गड्ढा बन जाता है। सभी मास्टर्स वहाँ पर गिरे पड़े होते हैं, कुछ मास्टर वहाँ पर उनको बचाने के लिए आ रहे होते हैं। एक दूसरे की तरफ देखने के बाद इवैल्यूएट करने के बाद कहते हैं सभी लोग ठीक है, बस कुछ चोटें आई हैं लेकिन कोई मरा नहीं है, चलो ये तो अच्छी बात है। एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं, जबकि उसी के साथ ही क्रिस्टल के अंदर से दरवाजा ओपन होता है। दरवाजा हमारे ज़ाओबाई के सामने होता है। ज़ाओबाई से कहा जाता है जी ज़ाओबाई प्लीज अंदर आ जाओ। हमारा ज़ाओबाई अब दरवाजे को पार करते हुए क्रिस्टल के अंदर जाने वाला है। ज़ाओबाई क्रिस्टल के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद कहता है हेलो यहाँ पर कौन है, क्या मैं मैजिक क्रिस्टल से बात कर रहा हूँ, मुझे बताओ कि तुमने मुझे अंदर क्यों लाया है। अब अंदर आने के बाद कहता मुझे तो लगा था कि जहाँ पर कोई मिस्टीरियस मैजिक के साथ क्रिस्टल बात करता है यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर उसके सामने कुर्सी होती है और उस कुर्सी के ऊपर से आवाज आ रही होती है। हमारा ज़ाओबाई कहता है लगता है कोई इस क्रिस्टल के अंदर छुपा हुआ था। तो उस क्रिस्टल के ऊपर उस कुर्सी के ऊपर कुर्सी उसकी तरफ घूमती है तो वहाँ पर एक छोटा सा क्रिस्टल बॉल बैठा होता है। वो क्रिस्टल बॉल उसे कहता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, तुम मुझे इंसान समझ रहे हो लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो एक स्पिरिट हूँ। तुम्हारा ज़ाओबाई उसे कहता है लेकिन तुम तो और भी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहे हो, आज तुम बताओ तुम हो कौन, तुम यहाँ पर बात कैसे कर रहे थे। तो मैजिक क्रिस्टल उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे देखकर डरे नहीं, तुम्हें मुझे देखकर डरना चाहिए था। हमारा ज़ाओबाई उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट दिखते हो और मैं तुम्हें देखकर डरूंगा क्यों, मैं तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा। तो वो उसे कहता है तुम तो वाकई में एक स्वर्ड गार्ड होने के लायक हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर मुझे देखकर डरे नहीं। साथ ही उसे कहता है सॉरी मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है कि मैं वहाँ पर उन टीचर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि मैं चीफ एग्जामिनर था तो ये मेरा काम बनता था कि उन सभी टीचर्स को वहाँ पर कंट्रोल करता। मुझे नहीं पता था कि कोई स्वर्ड गार्ड यहाँ पर अचानक से चला आएगा। तुम एक स्वर्ड गार्ड और तुम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लेना हमारे बस की बात कहाँ पर थी। ये तो लॉर्ड हैरिस की बेवकूफी है कि उसने गलत फोटो और गलत नाम के साथ पेपर्स छपवा दिए। तुम्हारा ज़ाओबाई उसे कहता है क्रिस्टल बॉल क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम एक स्पिरिट हो। मैजिक क्रिस्टल उसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर एक स्पिरिट कह सकते हो, मैं सिर्फ और सिर्फ एक डेड सोल हूँ जो कि इस क्रिस्टल के अंदर टेम्परेरी रह रहा हूँ। मैं एक डेड सोल उसी वजह से मैं बिना क्रिस्टल के बाहर सभी को नजर नहीं आ सकता। साथ ही वो कुर्सी के ऊपर से नीचे उतरता है और उसे कहता है मुझे यहाँ पर ये जानना है कि तुम्हारे जैसे एक स्वर्ड गार्ड जिसके पास सब कुछ है, टैलेंट है और पावर है, तुम यहाँ पर एलिया स्वर्ड एकेडमी में क्या कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है, हम तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकते क्योंकि तुम तो पहले एक स्वर्ड गार्ड हो। ज़ाओबाई उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एल्डर से मिलने के लिए आया क्योंकि मुझे कहा गया है कि एल्डर्स मेरी मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं, एल्डर्स मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं, मेरी बर्थ की मिस्ट्री को सॉल्व करना एल्डर्स की बस की बात है। तुम भी यहाँ के एक एल्डर हो। तो वो कहता है नहीं मैं यहाँ का एक एल्डर नहीं हूँ बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक चीफ एग्जामिनर हूँ जो कि यहाँ पर टैलेंटेड बच्चों को अकेडमी में दाखिला देता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर कोई सवाल पूछने तो तुम मुझसे पूछ सकते हो क्योंकि मैं भी यहाँ पर कई सालों से हूँ तो मैं तुम्हारे काफी सारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ। ज़ाओबाई कहता है क्या वाकई में तुम सवालों के जवाब दे सकते हो। अजी क्रिस्टल से कहता हाँ मैं तुम्हारे बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ, पिछले कई 100 साल से यही पर हूँ, इसी क्रिस्टल के अंदर हूँ, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं गया। लेकिन इसके बावजूद मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी में रखी हुई हर एक बुक को पढ़ा हुआ है, जितनी एंशिएंट बुक्स थी
मैंने सारी की सारी पढ़ दी हुई है, यानी कि मुझे सारे सवालों के जवाब पता है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कुछ जानना है तो मैं अपने हाथ को मेरे सर के ऊपर रखो और उसके बाद पूछो। तुम्हारा ज़ाबई अपने हाथ को उसके सर पे रखता और कहता है तुम्हारा शुक्रिया। मैजिक क्रिस्टल से कहता है बस अपने हाथ को मेरे सर पे रख दो, उसके बाद मैं तुम्हारी मेमोरीज के अंदर जाकर देखूंगा। मैं तुम्हारी मेमोरीज के उस डीप हिस्से में जाऊंगा और जाकर देखूंगा कि वहाँ पर क्या क्या राज छुपे हुए हैं और तुम्हें बताऊंगा। ज़ाबई जब उसके सर के ऊपर हाथ रखता है तो वो उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है। उसकी कॉन्शियस माइंड के अंदर जाने के बाद वहाँ पर एक खाली स्पेस होती है, एक माउंटेन होती है और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो वहाँ पर आसपास देखता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी के साथ उसे ज़ाबई दिखा देता है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसे देखकर मैजिक क्रिस्टल बहुत ज्यादा घबरा जाता है, चिल्लाता हुआ ज़ाबई के पास से काफी दूर भाग जाता है और उसे कहता है मुझसे दूर हो जाओ। तुम्हारा ज़ाबई कहता है तुमने अंदर क्या देखा। मैजिक क्रिस्टल काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है मैंने वहाँ पर क्या देखा ये नहीं, तुम कौन हो, तुम हो कौन। इसी के साथ ही मैजिक क्रिस्टल के सर के ऊपर एक क्रैक भी पड़ जाता है। मैजिक क्रिस्टल उसे कहता है मैं तुम्हारे सवालों के और ज्यादा जवाब नहीं दे सकता, तुम्हें जाकर एल्डर से ही बात करनी होगी। ज़ाबई उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि मैं एल्डर से कैसे मिल सकता हूँ, मुझे बस ये बता दो और उसके बाद मैं एल्डर से जाकर मिलूंगा और उनसे जाकर अपने सवालों के जवाब पूछूंगा। इसके साथ ही मैजिक क्रिस्टल उसे कहता है अगर तुम एक स्वर्ड गार्ड हो मुझे नहीं लगता कि एल्डर्स फिर भी तुमसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि एल्डर्स बहुत ज्यादा एरोगेंट है, वो किसी स्वर्ड गार्ड से भी इस तरह इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। उसे कहता है कि तुम्हें एल्डर से मिलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें यहाँ पर इस फ्रेशमैन क्वालिफाइंग टेस्ट को पास करना होगा। इस टेस्ट को पास करने के बाद जब तुम क्लास में चले जाओगे, एस में चले जाओगे, तो वहाँ पर जाने के बाद तुम एल्डर से मिल सकते हो, एल्डर्स खुद तुमसे आकर मिलेंगे। हमारा ज़ाबई से कहता है मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही है, मुझे यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट को पास करना है, कौन सी क्लास में जाना है, ये बहुत ज्यादा ट्रबलसम है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तुम्हें नहीं लगता है इसमें काफी ज्यादा मुश्किल है, क्या मैं डायरेक्टली जाकर एल्डर से नहीं मिल सकता। इसके साथ ही मैजिक क्रिस्टल चिल्लाकर उसे कहता है लड़के ये तो रूल है, तुम्हें इस रूल को फॉलो करना होगा। अगर तुम एक स्वर्ड गार्ड हो इस बात का मतलब ये नहीं कि तुम रूल्स को फॉलो किए बिना ही यहाँ पर एल्डर से मिल सकते हो, एकेडमी के सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। भाई तुम इस बार में ज्यादा परेशान तो नहीं है कि तुम अपनी एबिलिटीज को यूज करते हुए क्लास एस में नहीं पहुंच पाओगे, तो ऐसा लगता है कि तुम अपनी एबिलिटीज के साथ क्लास एस में पहुंच सकते हो, तो जाओ जाकर मेहनत करो, जाकर क्लासेस को अटेंड करो, उसके बाद तुम क्लासेस में पहुंच जाओगे। ज़ाबई से कहता है कि मुझे असल में इस बारे में नहीं पता कि क्लास एस में करना क्या है, मुझे ये नहीं पता कि इसके लिए करना क्या होगा, मुझे क्या स्टडी करनी है, क्योंकि मैंने कभी स्टडी नहीं की, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं एल्डर से मिल सकूं। इसके साथ ही मैजिक क्रिस्टल से कहता है कि बहुत ही जल्दी क्लास एस के लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग टेस्ट होने वाले हैं, जैसे वो क्वालिफाइंग टेस्ट स्टार्ट होंगे हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे, फिलहाल के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। ज़ाबई से कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारा ज़ाबई वहाँ से बाहर की तरफ निकल आता है। हमारा ज़ाबई कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा अजीब था, पहले इसने खुद ही कहा था कि ये मेरी मदद करेगा, लेकिन अब इसने मुझे यहाँ पर से निकाल दिया और कहा है कि ये मेरी मदद नहीं कर सकता। ऐसे हमारा ज़ाबई वहाँ से बाहर निकलता है, आरियाना भागती हुई इसके पास आती है और उसे कहती है ज़ाबई क्या हुआ, अंदर वहाँ पर क्या हुआ था जब तुम अंदर थे। तुम्हारा ज़ाबई से कहता है उस बड़े से मैजिक क्रिस्टल के अंदर एक छोटा सा मैजिक क्रिस्टल था, मैजिक क्रिस्टल गायब था जो कि स्पिरिट बन चुका है, और उसने मुझे यहाँ पर काफी सारी बातें बताई, लेकिन मुझे उन बातों में से किसी की भी समझ नहीं आई। उसके बाद उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया और मैं वहाँ से बाहर आ गया। इसी के साथ एक मास्टर वहाँ पर नीचे उतरता। नीचे आने के बाद हमारा ज़ाबई आरियाना से कहता है तुम दोनों की जो एवेल्युएशन थी वो पूरी हो चुकी है, तुम लोग यहाँ पर से जा सकते हो, चलो ठीक है एग्जामिनेशन हॉल से बाहर चले जाओ। ज़ाबई से कहता है अच्छा ठीक है। तुम्हारा ज़ाबई वहाँ पर से बाहर निकल आता है। वो उससे बाहर आने के बाद आरियाना से कहता है इन लोगों ने हमें यहाँ पर से निकाल क्यों दिया, बाकी के सभी स्टूडेंट्स तो भी वहीं पर थे, हम दोनों को अकेले यहाँ पर से निकाला है। आरियाना कहती है मुझे भी इस बात की समझ नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों को वहाँ पर से निकाला गया, जबकि बाकी के सभी कंटेस्टेंट वहीं पर हैं, उनमें से एक को भी बाहर नहीं निकाला गया, जो कि टेस्ट दे चुके थे वो लोग भी अभी वहीं पर हैं। स्पिरिट भी उन दोनों से कहती है तुम दोनों तो वाकई में बहुत ज्यादा सिंपल हो, तुम लोग यहाँ पर समझ नहीं रहे। 10 टीचर्स थे जिन लोगों को 10 टीचर्स को ज़ाबई ने अकेले हरा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि एक फ्रेशमैन के हाथों से 10 टीचर्स के हारना ये कोई स्कैंडल नहीं है? 10 टीचर्स का एक स्टूडेंट से हारना ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और बहुत बड़ी शर्म की बात है, इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि वो लोग इस स्कैंडल को फैलने दें, इसी वजह से यहाँ पर कुछ किया जाएगा। ये बात सुनती है आरियाना चिल्लाकर उसे कहती है तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि वो बाकी के सभी डिसाइपल्स को मार डालेंगे? हमारा ज़ाबई भी जल्दी से अपनी तलवार पे हाथ डालता, तलवार निकालने लगा है। फिर भी उनसे कहती है नहीं रुको जरा, वो डिसाइपल्स को नहीं मार सकते, क्योंकि ये सभी के सभी डिसाइपल्स जो हैं ये सारे के सारे गोल्डन टिकट से यहाँ पर आए हैं, और सभी के पास गोल्डन टिकट, इसका मतलब यह है कि वो सभी लोग बहुत ही पावरफुल और अमीर बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। इन सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर मार डालते हैं तो स्कूल के लिए इस कॉन्स्पिरेसी को यहाँ पर हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से वो इन लोगों को जान से नहीं मारेंगे, बल्कि उनके पास एक और ऑप्शन है। जैसे हम लोग वहाँ पर एंटर हुए थे उसी वक्त मैंने नोटिस कर लिया था कि वो जो बड़ा सा मैजिक क्रिस्टल बॉल है, उस बड़े से मैजिक क्रिस्टल के अंदर से एनर्जी निकल रही थी, वो हमारे सीक्रेट राम की थी, यानी कि उस बड़े से मैजिक क्रिस्टल के अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी वो सीक्रेट राम से, और उस क्रिस्टल को सीक्रेट राम से यहाँ पर लाया गया है। इसके साथ ही वहाँ पर अंदर का सीन दिखाते जहाँ पर वो मैजिक क्रिस्टल बस सभी डिसाइपल से कहते हैं सभी लोग यहाँ पर मेरे सामने आकर खड़े हो जाए। वो सभी उसकी तरफ देखते हैं और उन्हें कहा जाता है कि तुम सभी लोगों को इस क्रिस्टल की तरफ देखना है, क्रिस्टल की तरफ देखते रहना, अपनी आंखें मत बंद करना और घूर घूर कर देखते रहना। जैसे वो सभी लोग क्रिस्टल की तरफ घूर घूर कर देखते हैं, इसी के साथ ही 3 तक उल्टी गिनती गिनी जाती है। 3 तक उल्टी गिनती गिनी जाती है। इसी के साथ ही क्रिस्टल के अंदर से कुछ ऐसी रोशनी निकलती है जिस रोशनी की मदद से उन सभी की मेमोरीज को वाइप कर दिया जाता है। हमारा ज़ाबई स्पिरिट बी की बात सुनने के बाद काफी खुश होता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि उन सभी के मेमोरीज को मिटा दिया जाए उससे खास टाइम की, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो आरियाना कहती है हम लोग इस स्पेल से
बच सकते हैं? क्या हम लोग अपनी मेमोरीज को वाइप करवाने से रोक सकते हैं? स्पिरिट बीओ से कहती है हाँ, अगर हमारा कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा हाई हो, बहुत ज्यादा हाई हो, यानी क्रिस्टल से ज्यादा हाई हो, तो हम लोग यहाँ पर उसकी एनर्जी बीम से अपने आप को बचा सकते हैं और हमारी मेमोरीज वाइप नहीं होंगी। आर्याना स्पिरिट बी के साथ गप्पे लगा रही होती है। वो से कहती है मुझे ये बताओ सीक्रेट ड्रामा इस तरह की और कौन कौन सी अजीब सी चीजें हैं? क्या तुमने और ज्यादा अजीब सी चीजों के बारे में देखा है? नहीं, तुम्हें तो पता होगा, तुम तो स्पिरिट हो, तुम मुझे उन सारी चीजों के बारे में बता सकती हो। वो से कहती है हाँ, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में बताते बताते तो मुझे लगता है कि 3 दिन और 3 रातें लग जाएगी। जबकि मेरा ज़ाबई वहाँ पर पीछे रुक गया होता है। आर्याना पीछे की तरफ मुड़ती है और उसे कहती है ज़ाबई तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहती है कि लास्ट टाइम जब तुम स्पिरिट बॉल से बात करोगे तो क्या तुम उसे सीक्रेट ड्रामा के बारे में बात कर सकते हो? जैसे वो पीछे की तरफ देखते हैं ज़ाबई वहाँ पर नहीं होता। वो दोनों ज़ाबई को वहाँ पर ढूंढना शुरू कर देते हैं कि हमारा ज़ाबई वहाँ पर बाजार की गली में होता है। वो दोनों ढूंढते ढूंढते से वहाँ पर पहुंचते हैं। तो वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो बाजार काफी ज्यादा खुला और काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। हमारा ज़ाबई वहाँ पर जाकर स्टिक्स ले रहा होता है। हमारा ज़ाबई कहता है कि मुझे यहाँ पर इसके 10 स्टिक्स चाहिए। यहाँ पर मीट स्टिक्स ले रहा होता है। आर्याना और स्पिरिट भी ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंच जाते हैं। आर्याना उसे कहती है यहाँ पर आकर मीट बॉल्स खा रहे हो, तुम यहाँ पर आकर खड़े हो गए और तुमने हमें बताया भी नहीं, तुम वहाँ पर हमें बताकर भी आ सकते थे। ज़ाबई उसे कहता है कि तुम्हें जो भी खाना है यहाँ पर आकर ऑर्डर करो, सब कुछ मेरे ऊपर है, यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हें खिलाने वाला हूँ। सुनने के बाद आर्याना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ज़ाबई क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे डिनर के ऊपर इन्वाइट कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हो? ये एक डेट है। स्पिरिट बीओ से कहती है तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा इसके बारे में हाईली सोच रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि इसके पास पैसे हैं कि तुम्हें यहाँ पर ट्रीट कर सके? इसने तुम्हें ऐसे ही कह दिया, इसके पास तो पैसे है ही नहीं। लिटिल किटी भी वहाँ पर बाहर निकल आता है, उससे भी मीट स्टिक्स खानी होती है। जबकि दूसरी तरफ लड़कों को दिखाते हैं कि वो सभी लड़के वहाँ पर किसी लड़की के लिए टपका रहे होते हैं। उस लड़की का नाम लॉर्ड लूसिया होता है। तो वो सभी लोग उसको देखकर वहाँ पर लाड टपका रहे होते हैं और कहते हैं लॉर्ड लूसिया प्लीज हमें एक दे दे, हमें एक दे दे। लॉर्ड लूसिया जो होती है वो अपने हाथ में बास्केट लेकर बाहर निकलती है, उसके पास चॉकलेट्स होती है। वो उन सभी लोगों को चॉकलेट्स दे रही होती है और उन सभी लोगों से कहती है सभी लोग शांत हो जाओ, ठीक है, मैं तुम सभी लोगों को चॉकलेट दूंगी, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और वो सभी लोग वहाँ पर शांत हो जाते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर तो शांत हो जाते हैं। कि वो इतनी खूबसूरत होती है कि सभी लोग लाड टपकाते हुए जैसी वो जो भी उनसे कहती है वो सभी लोग करने को तैयार हो जाते हैं। जबकि लड़कियां वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती हैं और कहती हैं ये लड़की वहाँ पर से बाहर निकलती है, हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता है क्योंकि सभी लड़के इसके पीछे लाड टपकाते फिरते हैं। ज़ाबई भी वहाँ पर अपने लिए मीट स्टिक्स ले रहा होता है कि उसी वक्त उसके पीछे जो लड़के होते हैं वो भागते हुए उस तरफ जा रहे होते हैं और कहते हैं लॉर्ड लूसिया वहाँ पर चॉकलेट ऑफ लव देने के लिए आई है, जल्दी से वहाँ पर चलते हैं, हमें आज चॉकलेट ऑफ लव चाहिए, हमें वो चाहिए। हमारा ज़ाबई भी भागता हुआ उस तरफ जाने लगता है और कहता है मुझे भी चॉकलेट ऑफ लव चाहिए, मैं भी वहाँ पर जाता हूँ। जबकि आर्याना उसका हाथ पकड़ती है और कहती है नहीं, तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। ज़ाबई से कहता है कि वहाँ पर फ्री की चॉकलेट मिल रही है, क्या मैं वहाँ पर जाकर फ्री की चॉकलेट नहीं ले सकता? आर्याना उसे कहती है नहीं, मुझे आर्टिफिशियल चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम भी वहाँ पर जाकर उस चॉकलेट को नहीं खा सकते। ना ही तुम वहाँ पर जाकर चॉकलेट को खा सकते हो, ना ही तुम उस लड़की की तरफ देख सकते हो। ज़ाबई से कहता है क्यों मैं उस चॉकलेट को नहीं खा सकता, उस लड़की को भी नहीं देख सकता? है तुम इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों हो? जबकि वहाँ पर जो शॉपकीपर होता है वहाँ पर लॉर्ड लूसिया को देखकर लाड टपका रहा था और उनसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि लॉर्ड लूसिया कौन है? लॉर्ड लूसिया यहाँ पर हमारी एल्डिया स्वर्ड्स मास्टर अकेडमी की नंबर 1 ब्यूटी है। यंग मैन उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता, हर एक यंग लड़का उसे देखकर लाड टपकाना शुरू कर देता है। लेकिन मेरे जैसे एक बुढ़े आदमी के लिए लॉर्ड लूसिया तो वो तो कुछ भी मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारे लिए वो इतनी खूबसूरती उसकी मायने नहीं रखती, हम तो बुढ़े हो चुके हैं। लेकिन साथ ही उसकी लाड भी टपक रही होती है। टाइगर कहता है इस कमीने की जो लाड टपक रही है और जो कह रहा है कि इससे खूबसूरती से फर्क नहीं पड़ता। लॉर्ड लूसिया उन सभी लड़कों के बीच से चलती हुई आ रही थी, जबकि सभी लड़के उसके साइड के ऊपर लाइन बनाकर बैठे होते हैं और उसके पास से चॉकलेट मांग रहे होते हैं, जबकि वो जिसे चाहे उसे चॉकलेट अपने पास से दे सकते हैं। और उन सभी के बीच से चलती हुई आ रही होती है और कहती है सभी लोग इसी तरह आराम से बैठे रहो और मैं सभी लोगों को यहाँ पर चॉकलेट ऑफ लव जरूर दूंगी। वहाँ पर सोच रही होती है कि यहाँ पर इस पूरी अकेडमी में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो कि मुझे देकर रेजिस्ट कर सके, सभी लोग यहाँ पर मेरे प्यार में पागल हैं, मेरी खूबसूरती के सामने कौन रेजिस्ट करेगा? इसी वहाँ पर सब कुछ सोच रहे थे। इसी के साथ ही हमारा ज़ाबई की आवाज आती है। ज़ाबई उस बंदे से कह रहा होता है बॉस तुम क्या कर रहे हो, उस तरफ देखना बंद करो, मुझे यहाँ पर एक और स्टिक चाहिए, मुझे यहाँ पर बिग फूड की स्टिक चाहिए। और लूसिया ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है। वहाँ पर आर्याना उसे घूर घूर कर देख रही होती है, जबकि ज़ाबई वहाँ पर उस बंदे शॉपकीपर की तरफ देख रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि मुझे ये मीट स्टिक चाहिए। ज़ाबई शॉपकीपर की तरफ देख रहा होता है तो शॉपकीपर बेचारे के होश ही उड़ जाता है, क्योंकि उस वक्त लॉर्ड लूसिया हमारे ज़ाबई के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। हमारा ज़ाबई से कहता है बॉस तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तो हालत ही खराब होती जा रही है। लॉर्ड लूसिया वहाँ पर पीछे आने के बाद अपनी चेस्ट के ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा हटाते हुए कहती है मुझे ये चाहिए। जैसी वो ये कहती है इसी के साथ ही लड़कों की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और वो सभी लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और लूसिया कहती है क्या ये ओके है, क्या तुम इसके बदले में मुझे ये स्टिक्स दे सकते हो? जबकि दूसरी तरफ ज़ाबई उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। ज़ाबई अभी भी शॉपकीपर से कह रहा था अरे बॉस तुम्हें हो क्या गया है, तुमने मेरे सारे के सारे मीट को जला दिया है, जरा इसको जल्दी से उतार दो, तुमने स्टिक्स को जला दिया है। वो जो लड़के होते हैं अब वो ये सभी लोग ज़ाबई की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का कौन है, क्या ये कोई बेवकूफ लड़का है, ये यहाँ पर लॉर्ड लूसिया की खूबसूरती को इग्नोर कैसे कर सकता है? इसने लॉर्ड लूसिया की तरफ एक बार भी नहीं देखा, वाकई में एक लड़का ही है, कहीं से कोई लड़की तो नहीं है लड़के के गेटअप में। ज़ाबई वहाँ पर से जो स्टिक्स से मिलती है उठा लेता और आर्याना से कहता आर्याना मुझे नहीं लगता कि शॉपकीपर का दिमाग ठीक
ठीक है, शॉपकीपर ने यहाँ पर मेरे सारे के सारे स्क्यूवर्स को जलाकर रख दिया, चलो जल्दी से यहाँ चलते हैं, किसी और शॉपकीपर चलते हैं। ज़ाओबाई जैसे वहाँ जाने लगता है, लूसिया इसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है लड़के यहीं पर रुक जाओ। ज़ाओबाई से कहता है मैं तुम्हारा क्या करूँ, पहले भी तुम वहाँ पर बहुत सही ये चीजें मांग रही थी, चलो ठीक है मैं अपने पास है तुम्हें एक दे देता हूँ, मैं तुम्हें एक रोस्टेड स्क्यूवर दे देता हूँ, ये लो ठीक है मेरे पास है तुम ले लो। जबकि आरियाना बेचारी वहाँ पर सोच रही होती है इसने तो यहाँ पर लॉर्ड लूसिया की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी, तो लॉर्ड लूसिया भी वहाँ पर सोच रही होती है ये मेरे साथ हुआ क्या, क्या ये लड़का यहाँ पर मेरी तरफ देखे बिना ही मेरी तरफ अपने रोस्टेड स्क्यूवर्स को कर रहा है, उससे लगता है कि मैं यहाँ पर इससे स्क्यूवर्स लेकर खाना चाहती हूँ। और ज़ाओबाई से कहते हैं कि तुम मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं कर रहे, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती। जबकि बाकी के सभी लड़के वहाँ पर कहते हैं लॉर्ड लूसिया प्लीज आप अपने आप को इस तरह कहना बंद करें, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आप इतनी खूबसूरत है कि आप मेरे दिल में बसती हैं। और कुछ तो वहाँ पर ज़ाओबाई चिल्लाकर कह रहे होते हैं लड़के तुम्हें अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए, जरा देखो तो सही, तुम्हें पता चले कि लॉर्ड लूसिया कितनी ज्यादा खूबसूरत है, तुम यहाँ पर उनकी तरफ देखकर बात करो तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। ज़ाओबाई वहाँ पर अपने स्क्यूवर्स को खाते हुए उन लोगों से कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसे खाया तो नहीं जा सकता। ऐसी मना ज़ाओबाई ये वाली बात करता है तो सभी लड़के वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं ये कमीना है, ये किस तरह की बात कर रहा है, क्या ये यहाँ पर हमारी लॉर्ड लूसिया को खाना चाहता है, इसे खाया नहीं जा सकता तो इसका मतलब है ये खूबसूरत नहीं है। लड़कियां वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड लूसिया की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई है, वो लोग कहती हैं तुम्हें खाया नहीं जा सकता, इसका मतलब यह है कि तुम्हें तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं जाएगा। और लूसिया बेचारी की वहाँ पर काफी ज्यादा इंसल्ट हो जाती है, वो घुटने टेकर वहीं पर बैठ जाती है, जबकि हमारा ज़ाओबाई आरियाना को लेकर वहाँ पर से चला जाता है। तो लॉर्ड लूसिया ज़ाओबाई की तरफ पीछे से देखती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा मर्द भी है जिसको मैं यहाँ पर अपनी खूबसूरती से कंकर नहीं कर सकती, मैं इस मर्द को यहाँ पर अपनी खूबसूरती से सेड्यूस क्यों नहीं कर पाई। ज़ाओबाई के वहाँ से दूर चले जाने के बाद लॉर्ड लूसिया वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बाकी के लड़के भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहता है लॉर्ड लूसिया प्लीज रोना मत करें, प्लीज रोना बंद करें, हम सभी लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। उस लड़के की क्या जरूरत है, वो लड़का अंधा है जिसने आपकी खूबसूरती को पहचाना नहीं। परेशान ना हो, हम अभी जाकर उस लड़के से बदला लेते हैं और उसे जाकर बताते हैं कि आप कितनी खूबसूरत है। जबकि लॉर्ड लूसिया बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उन सभी लोगों की तरफ घूर कर देखते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ। दूसरी तरफ हमारा ज़ाओबाई और आरियाना चलते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। ज़ाओबाई आरियाना से कहता है हम लोग आगे कहाँ पर जाएंगे, आरियाना उसे कहती है यहाँ पर जो हमारी ब्रांच ऑफ कॉमर्स है हम लोग वहाँ पर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारी ब्रांच है। उसे कहती है इससे पहले कि तुम्हारे क्वालिफाइंग टेस्ट स्टार्ट हो उससे पहले मुझे लगता है कि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग में जाकर रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ग्रैंडपा ने हमारा बंदोबस्त किया हुआ है। के साथ ही आरियाना हमारे ज़ाओबाई की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है। ज़ाओबाई से कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें भी यहाँ पर मेरे स्क्यूवर्स को खाना है। उसे कहती है नहीं मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, मुझे ये बताओ क्या तुम्हें लूसिया वाकई में खूबसूरत नहीं लगी, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। तुम्हें वाकई में लॉर्ड लूसिया खूबसूरत नहीं लगी तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है, कौन सी लड़कियां तुम्हें खूबसूरत लगती है। तुम्हारा ज़ाओबाई वहाँ पर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ कि मुझे किस तरह की लड़कियां पसंद है। इसी के साथ ही उसे कहता है तुम्हारी जैसी लड़कियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसी के साथ ही आरियाना बेचारी ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है, शर्म के मारे वहाँ पर लाल पीली हो रही होती है। वही कहता है इस लड़की को क्या हो गया। स्पिरिट भी कहती है मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई है, तुमने तो इसे एक सडन शॉक दे दिया। इस में एल्डिया स्वर्ड्समैन एकेडमी के कॉन्फ्रेंस हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर्स बैठे होते हैं और मैजिक क्रिस्टल बॉल उनके पास आकर उन्हें बताता है कि एक स्वर्ड गॉड ने यहाँ पर आकर एग्जामिनी टेस्ट दिया है। मैजिक क्रिस्टल बॉल उन लोगों को कहता है कि वो मास्टर बाशैंग का डिसाइपल है। मास्टर बाशैंग ने कुछ दिन पहले यहाँ पर अनाउंस करवाया था कि उनका डिसाइपल जिसका नाम जी ज़ाओबाई है वो एक स्वर्ड गार्ड बन चुका है। यहाँ पर एल्डर से मिलने के लिए गया, उसी वजह से उसने यहाँ पर आकर एडमिशन लिया है। मैंने उसे कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ एल्डर से तभी मिल सकता है अगर वो यहाँ पर अकेडमी के टेस्ट को पास करता है, यहाँ पर अकेडमी का हिस्सा बनता है, यहाँ का एक स्टूडेंट बनता है और एस क्लास में पहुंच जाता है। वो एल्डर से कहते हैं तुमने वाकई में बिल्कुल ठीक किया है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। अगर एक स्वर्ड गार्ड हमारी अकेडमी में आ जाता है तो इससे हमारी अकेडमी की एक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी, हम इस स्वर्ड गार्ड से फायदा उठा सकते हैं। एल्विया मैजिक अकेडमी के सभी कमीने मैजिशियंस वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अगर हमारे पास एक स्वर्ड गार्ड होगा तो हम लोग उनके ऊपर अपना रोब और दबदबा बना सकते हैं। कुछ भी हो जाए हमें जी ज़ाओबाई को अपनी अकेडमी में रखना होगा और सभी को अनाउंस कर दो कि हमारे पास एक स्वर्ड गार्ड है। साथ ही वो एल्डर से पूछते हैं मैजिक क्रिस्टल ये बताओ क्या तुमने उस न्यूज को रोक दिया 10 टीचर्स को हराने वाली। तो वो कहता हाँ हम इस तरह की एक न्यूज को कैसे फैलने दे सकते थे कि एक लड़के ने जहाँ पर 10 टीचर्स को एक साथ हरा दिया। अगर ये बात बाहर पहुंच जाती, चलिए एल्विया मैजिक अकेडमी वालों के पास पहुंच जाती तो वो लोग तो हमें बदनाम कर देते। एल्डर से कहते हैं तुम तो वाकई में काफी ज्यादा समझदार होते जा रहे हो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। उनमें से एक एल्डर कहता है मुझे लगता है कि ज़ाओबाई के ऊपर क्लोज नजर रखनी होगी क्योंकि ये लड़के को हम लोग यहाँ पर इस अकेडमी के अंदर भी ट्रबल काज करने नहीं दे सकते। वो दूसरे एल्डर से कहता है क्या तुम लूसिया को जानते हो, अपनी फैमिली की इकलौती लड़की है। तो दूसरा एल्डर से कहता है हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो तो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन चुकी है, क्या वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, उसे और क्या चाहिए। दूसरा एल्डर से कहता है कि मुझे अभी भी एक न्यूज मिली है कि कल वो गली में को सेड्यूस कर रही थी, वहाँ पर लड़कों में चॉकलेट बांध रही थी और वहाँ पर ज़ाओबाई भी था और ज़ाओबाई को वो इम्प्रेस करने के चक्कर में ज़ाओबाई ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगी कि ज़ाओबाई के वहाँ चले जाने के बाद लूसिया ने वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की जान ले ली, बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाशें वहाँ पर से मिली और बहुत सारे बुरी हालत में जख्मी थे। सब कुछ उसी ने किया है, ये सब कुछ लूसिया ने किया है। यहीं पर लूसिया का बैड लुक भी दिखाते हैं। लूसिया वहाँ पर गुस्से के साथ देखती है और कहती है ज़ाओबाई तुम्हें बहुत ही जल्दी
मेरे सामने अपने घुटने टेकना होगा, आज या कल तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे। इस सीन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दिखाया जाता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर बटलर खड़ा होता है, वो उनसे कहता है मिस आर्याना, मिस्टर ज़ाबाई प्लीज यहाँ पर आए, मेरा नाम श्रेका है, यहाँ का स्टेशन मैनेजर हूँ, मैं यहाँ पर आपको सर्व करूंगा। तुम्हारा ज़ाबाई से कहता है मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मुझे कमरे के बारे में बता दो कि रूम कहाँ पर है। श्रेका उसे कहता है हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर। वो दूसरे बंदे से कहता है यंग मास्टर को इनके रूम तक छोड़कर आओ, जाओ जाओ कर इनके रूम में छोड़कर, ताकि जो वहाँ पर रेस्ट कर सके। ज़ाबाई से कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, और वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चला जाता है, कहता है चलो चल के सोते हैं। आर्याना कहती है ग्रैंडपा ने तुम्हें सारी की सारी बात एक्सप्लेन कर दी है ना। तो श्रेका उसे कहता है आप परेशान ना हो, प्रेसिडेंट ने सारी की सारी बात एक्सप्लेन कर दी है, यहाँ पर आप लोगों को सर्व करने के लिए रखा गया है, और यहाँ पर उन्हें और कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया। आर्याना उसे कह दिया क्या वाकई में और कुछ भी नहीं बताया। तो वो उसे कहती है कि मेरा रूम कहाँ पर है। तो श्रेका उसे कहता है कि सीढ़ियाँ चलते हुए ऊपर चली, जो टॉप फ्लोर के ऊपर तुम्हारा रूम है। आर्याना भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है और कहती है लेकिन मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब क्यों महसूस हो रहा है, ग्रैंडपा यहाँ पर इतनी आसानी से ये बात तो नहीं कर सकते, उन्होंने यहाँ पर कोई बंदोबस्त ना किया हो, कोई अजीब सा बंदोबस्त। जबकि उसके जाने के बाद श्रेका वहाँ पर हंस रहा होता है और कहता है प्रेसिडेंट आपका काम हो गया। आर्याना वहाँ पर ऊपर टॉप फ्लोर वाले रूम में चली जाती है, वहाँ पर जाने के बाद अपने बाल खोलती है और कहती है तो फाइनली मैं अपने रूम में आ गई। लेकिन जैसे वो सामने देखते हैं तो बिस्तर के ऊपर ज़ाबाई सो रहा था और बिग सिस्टर उसके पास होती है। बिग सिस्टर से कहती है तो लिटिल आना तुम भी यहीं पर हो, चलो जल्दी से बिस्तर के ऊपर आ जाओ। तो आर्याना भागती वहाँ पर रूम से बाहर जा रही होती है और कहती है लगता है मैं गलत रूम में आ गई। सिस्टर ज़ाबाई के साथ चिपक जाती है और कहती है हाँ क्यों नहीं ठीक है चली जाओ, अगर तुम चली जाओगी तो फिर मैं यहाँ पर ज़ाबाई के साथ अकेले बिस्तर के ऊपर सो जाऊंगी, तुम वाकई में यहाँ पर इस रूम से जाना चाहती हो। तो आर्याना वहाँ पर बिग सिस्टर को ज़ाबाई के साथ सोने तो नहीं दे सकती, वो वहीं पर रुक जाती है और वो तीनों एक ही बिस्तर के ऊपर सो रहे होते हैं। लेकिन आर्याना बेचारी को नींद ही नहीं आ रही होती, वो शर्म के मारे लाल पीली हो रही होती है और कहती है सुबह हो चुकी है लेकिन पूरी रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, पता नहीं यहाँ पर अब ज़ाबाई उठने के बाद क्या रिएक्शन देगा कि मैं उसके साथ एक ही बिस्तर के ऊपर सो रही थी, यानी मैं उसको ये बात कैसे एक्सप्लेन करूंगी। और साथ ही वो सोच रही होती है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं तो पूरी रात उसके साथ सो ही नहीं पाई, ये तो बहुत ही शर्म की बात है, मैं पूरी रात एक लड़के के साथ बिस्तर के ऊपर सो रही थी। इसके साथ ही मेरा ज़ाबाई उठकर बैठ जाता है, जैसे ही वो उठकर बैठ जाता है आर्याना कहती है वो तो उठ गया, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ज़ाबाई उठने के साथ ही कहता है मियो मियो तुम कहाँ पर हो, यानी किटी तुम कहाँ पर हो। के साथ ही वो बिस्तर को उठाता है, उसके नीचे बिस्तर के नीचे किटी और उसके साथ साथ स्पिरिट होती है, स्पिरिट भी वो उन दोनों को उठाता है, बिस्तर के ऊपर से उतरकर नीचे चला जाता है। तो दोनों से कहता है चलो यहाँ पे प्रैक्टिस का वक्त हो चुका है, सुबह हो गई है, और वो दोनों को उठाकर वहाँ पर से बाहर चला जाता है, यानी वो आसपास अपने कुछ भी नहीं देखता, ना वो बिग सिस्टर को देखता है ना ही वो आर्याना को देखता। आर्याना उठकर बिस्तर के साथ ये सरहाने को उठाती है, पिलो के साथ लगकर कहती है शुक्र है कि ये एक इडियट है, वरना ये तो यहाँ पर मुझे देख लेता और शोर मचा देता कि मैं इसके साथ बिस्तर पर क्यों सो रही हूँ। बिग सिस्टर भी उठ जाती है और उसे कहती है लिटिल आना तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी, एक ना एक दिन ये लड़का तुम्हारे पर ध्यान जरूर देगा। वो उसे कहती है बिग सिस्टर क्या वाकई में ऐसा होगा। बिग सिस्टर उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं इस लड़के के साथ कब से सो रही हूँ, मुझे 10 साल हो गए इस लड़के के साथ सोते हुए, लेकिन 10 साल के बाद आज ये लड़का यहाँ पर मुझे नोटिस करने लगा है कि मैं इसके साथ सोती रही हूँ, मुझे लगता है कि 10 साल के बाद ये तुम्हें भी नोटिस कर ही लेगा। सिस्टर से कहती है आर्याना अगर तुम वाकई में इस लड़के को हासिल करना चाहती हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी। तो आर्याना कहती है बिग सिस्टर मुझे लगता है कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती। तो वो दोनों उठकर बाहर आती है, जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर हमारा ज़ाबाई प्रैक्टिस कर रहा होता है, और किटी वो दोनों बेचारे वहाँ पर बैठे सो रहे होते हैं, जबकि हमारा ज़ाबाई आर्याना की तरफ देखता और कहता आर्याना तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पूरी रात सोई नहीं, क्या हुआ तुम पूरी रात सो नहीं सकी। तो आर्याना उसे कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है कि मैं पूरी रात सो नहीं सकी। ज़ाबाई कहता है इस बात का क्या मतलब है। आर्याना कहती है भूल जाओ इस बात का कुछ भी मतलब नहीं है। हमारा ज़ाबाई वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को कम्प्लीट करने के बाद सॉरी एक्सरसाइज को कम्प्लीट करने के बाद कहता है चलो जल्दी से अकेडमी में चलते हैं क्योंकि आज वहाँ पर प्लेसमेंट टेस्ट होने वाला है, यानी कि आज मुझे वहाँ पर क्लास अलाउड की जाएगी। आर्याना उसे कहती है हाँ क्यों नहीं चलो फिर ठीक है सीधे अकेडमी में चलते हैं। जबकि यहीं पर श्रेका को भी दिखाते हैं, श्रेका जो कि बटलर होता है वहाँ पर उनके नोट्स तैयार कर रहा था। वो कहता है यंग मिस रात पूरी सो नहीं सकी, वो बिस्तर के ऊपर ही थी, यंग मास्टर ने पता नहीं क्या किया होगा लेकिन यंग मास्टर पूरी तरह से एनर्जी से भरा हुआ है, कि दोनों में रात में कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है जिसकी वजह से यंग मिस सो नहीं सकी। यंग मास्टर बिस्तर में काफी ज्यादा अच्छे हैं तो वो नोट्स तैयार कर रहा था ताकि वो ग्रैंडपा को वापस भेज सके। नेक्स्ट सीन में अकेडमी का दिखाया जाता है, ज़ाबाई अकेडमी में जाता है तो वहाँ पर जो गेट के ऊपर बंदा खड़ा होता है वो कहता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं जो अकेडमी के डिसाइपल्स हैं, बाकी के सभी लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आर्याना से कहता है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। आर्याना कहती है क्या इस तरह का भी कोई रूल है। और उसे कहता है मुझे कल ही तुम्हें बता देना चाहिए था कि इस तरह का भी रूल है क्योंकि कल तुम इस लड़के के साथ अंदर चली गई थी, कल मैंने तुम्हें जाने दिया था लेकिन आज तुम नहीं जा सकती। तो हमारा ज़ाबाई आर्याना से कहता है अच्छा ठीक है आर्याना तुम यहीं पर रुको। वो कहती है मैं ठीक है वापस चली जाती हूँ लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। मैं कहता हाँ क्यों नहीं। वो किटी को उसके पास ही छोड़ जाता है और कहता है तुम इसके पास रहो, मैं तुम्हें वॉइस ट्रांसमिशन से मैसेज भेज दूंगा जो भी कुछ हुआ। जबकि स्पिरिट भी कहती है मुझे भी वापस जाना है और जाकर मुझे सोना है लेकिन उसे ज़ाबाई के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि वो ज़ाबाई के बिना जिंदा नहीं रह सकती। ज़ाबाई स्पिरिट भी को अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है जबकि आर्याना वहाँ पर पीछे खड़ी खड़ी सोच रही होती है पता नहीं क्यों जब भी मैं ज़ाबाई को अकेला छोड़ती हूँ मुझे उसी वक्त बहुत ही ट्रेचरस और ऑमिनियस सी फीलिंग आती है कि इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। एक्शन में अंदर का दिखाया जाता है तो अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, इन सारे बच्चों को यहाँ पर इनकी क्लासेस को अलॉट किया जाएगा। तो यहाँ पर प्लेसमेंट टेस्ट हो रहा है। तुम्हारा ज़ाबाई कहता है यहाँ पर
तो यहाँ पर प्लेसमेंट टेस्ट हो रहा है, क्या यहाँ पर फिर से कोई फाइट होने वाली है? स्पिरिट बी उसे कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हें बीट कर सके। यानी कि अगर तुम्हें एस क्लास में जाना है तो तुम आसानी के साथ एस क्लास में जा पाओगे। तो इसी के साथ ही मोटू को भी दिखाते हैं। मोटू वहाँ पर अपने पॉपकॉर्न लेकर निकलता है और कहता है ये तो जाओ भाई है। तुम्हारा जाओ भाई से कहता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ? स्पिरिट बी भी कहती है हाँ, कल तो उन्होंने मैजिक क्रिस्टल को यूज करते हुए सभी के मेमोरीज को वाइप कर दिया था, फिर इस लड़के को तुम याद कैसे हो? मोटू भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे थे मेमोरीज को मिटाने के लिए, वो सारे इक्विपमेंट्स को ग्रैंडपा ने रीमॉडल और रीबिल्ड किया है। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर इनसे बचना अच्छी तरह से आता है। वो इसे कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा ने, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा कोई बिग शॉट है? मुझे भी उनके बारे में बताओ। तो वो कहता है नहीं नहीं, मेरे ग्रैंडपा तुम्हारे मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, तुम एक स्वर्ड गार्ड हो, जबकि मेरे ग्रैंडपा का तो नाम भी लेने लायक नहीं है। उसे कहता है कि मैंने उस न्यूज के बारे में सुना था कि एक स्वर्ड गार्ड है, यानी कि हमारे यूलैंड कॉन्टिनेंट के ऊपर भी कोई स्वर्ड गार्ड बना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर स्वर्ड गार्ड से बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम तो पहले से स्वर्ड गार्ड बन चुके हो, फिर तुम यहाँ पर इस स्वर्ड अकेडमी में क्या करने के लिए आए हो, क्या सीखने के लिए आए हो? साहब इसे कहता है कि मेरे कुछ सवाल है, मैं इन सवालों के जवाब लेने के लिए यहाँ पर एल्डर से मदद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एल्डर से मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं। कल उस क्रिस्टल के अंदर उस मास्टर ने मुझे कहा था, उसने कहा था अगर मैं एस क्लास को ज्वाइन कर लेता हूँ इस प्लेसमेंट टेस्ट के दौरान तो उसके बाद मुझे एल्डर से मिलने का मौका मिलेगा। ये बात सुनने के बाद मोटू कहता है क्या क्या तुम यहाँ पर एस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो? इसी के साथ ही मोटू से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ बनाया गया है, तुम्हें एस क्लास को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। एस क्लास के जितने भी डिसेबल्स होते हैं वो सारे के सारे डिसिप्लिन डिसेबल होते हैं, यानी कि ऐसा समझ लो यानी कि वो पालतू कुत्ते की तरह होते हैं। एल्डर्स उन्हें अपने पालतू कुत्तों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें जो भी कहा जाता है उन्हें वो करना पड़ता है। मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि असली फाइटर्स कौन होते हैं। यहाँ पर एस क्लास को ज्वाइन नहीं करना चाहिए बल्कि एफ क्लास को ज्वाइन करना चाहिए। तो मोटू से यहाँ पर एफ क्लास के बारे में बताता है और कहता है जितने भी टफ गाइज होते हैं, जितने भी पावरफुल लड़के होते हैं, लोग होते हैं, वो सारे के सारे एफ क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक टीचर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है और उसे यहाँ पर एफ क्लास के फायदों के बारे में बताता है कि एफ क्लास को ज्वाइन करने से क्या होगा। कहता है कि एफ क्लास के जितने भी ज्वाइन करने वाले बच्चे होते हैं उन्हें किसी की बात को नहीं मानना पड़ता, वो बहुत ही कम ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, अपनी मर्जी से मिशंस के ऊपर जा सकते हैं, फाइटिंग कर सकते हैं, मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जबकि एस क्लास के लोगों को वो बात माननी पड़ती है जो एल्डर्स उनसे करते हैं। एफ क्लास को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा तीसरा फायदा यह है कि एफ क्लास का जो एल्डर है, एफ क्लास का एल्डर एक बहुत ही पावरफुल इंसान है और उसके शेल्टर में अगर तुम आ जाते हो भी दूसरा एल्डर तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। हमें इसलिए एफ क्लास को ज्वाइन करना चाहिए। तो जाबो इसे कहते तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि एफ क्लास वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की होगी, इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट लग रही है, तो मुझे भी एफ क्लास को ज्वाइन करना चाहिए। तो मोटू से कहता हाँ तुम्हें भी एफ क्लास को ज्वाइन करना चाहिए। मैंने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पूरा साल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, बहुत सारे स्टार्स के ऊपर, राइजिंग स्टार्स के ऊपर, वो सभी लोग जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे यूलैंड कॉन्टिनेंट के जो स्ट्रॉन्गेस्ट लड़के हैं उन सभी के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी किया और सभी लोग एफ क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। सभी लोगों को यहाँ पर सुपर लीग में रखा गया। तो जाब भाई कहता है ये सुपर लीग में कौन कौन से आते हैं? तो वो से कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ। वो से कहता है सुपर लीग में सबसे पहले रोज फैमिली का यंग मास्टर आता है जिसका नाम वू टा मा है। वू टा मा अपनी रोज फैमिली का सबसे पहला डिसेंडेंट है जो कि रेड रोज स्वर्ड को ड्रॉ कर सकता है, यानी कि पिछले 2000 साल में इनकी रोज फैमिली में कोई भी ऐसा लड़का नहीं हुआ जिसने रेड रोज स्वर्ड को ड्रॉ किया हो। वो एक्सकैलिबर की पावर्स को यूज कर सकता है जिसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पर इस सुपर लीग में विक्टोरिया आती है। विक्टोरिया एक बहुत ही पावरफुल लड़की है जिसके पास तलवारबाजी और मैजिक दोनों की नॉलेज है। वो एक मास्टर है कि दिखने में वो बहुत ज्यादा कमजोर सी दिखाई देती है और बहुत ही मासूम सी दिखाई देती है, लेकिन अंदर में उसकी बॉडी भी कमाल की है। तुमने शायद उसकी बॉडी को गौर से नहीं देखा। तीसरे नंबर पर यंग मास्टर ज़ूलिन आते हैं जो कि टेंपल ऑफ लाइट का यंग मास्टर है। टेंपल ऑफ लाइट का यंग मास्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो यूलैंड कॉन्टिनेंट के पास सबसे ज्यादा यंगेस्ट वर्ल्ड एम्परर बना था हिस्ट्री में। कहता है कि सीक्रेट ड्राम में उसने किसी इवल मॉन्स्टर से फाइट की थी जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट शैटर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लास्ट और चौथे नंबर पर आता है प्रिंस एस्टिक जिसके बारे में अभी तक किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हो सकी। सिर्फ इतना पता है कि ड्राम में उसने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से वो यकदम से बहुत ज्यादा फेमस हो गया और वो इतना पावरफुल है कि उसने ड्रैगन गार्ड को भी ड्रा कर भगा दिया था। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया, लेकिन किसी को भी उसकी रियल एबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं पता कि उसकी पावर्स क्या है, सुपर पावर्स क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है। माना जाब भाई कहता है मैं तो प्रिंस ज़ूलिन को भी जानता हूँ, इसके साथ साथ प्रिंस एस्टिक को भी जानता हूँ। फिर बीयू से कहती है जाब भाई सीक्रेट ड्राम के अंदर तो इन लोगों ने तुम्हारी मदद से यानी कि तुम्हारी वजह से इन लोगों ने बड़ी आसानी से सीक्रेट ड्राम को पार कर लिया था, जिंदा बचकर आ गए, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा फेमस हो गए। मुझे समझ नहीं आ रही कि इन लोगों ने यहाँ पर टेस्ट को कैसे पास कर लिया, क्योंकि यहाँ का टेस्ट तो काफी ज्यादा टफ था। फिर इन दोनों ने टेस्ट को कैसे पास कर लिया है? जाब भाई से कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता कि उन दोनों ने टेस्ट को कैसे पास किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन दोनों से मिलकर काफी ज्यादा खुश होने वाला हूँ। हम तीनों दोबारा से यहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट होगा तो हम लोग देखेंगे हमारा जाब भाई कौन सी क्लास में जाएगा, क्या वो एफ क्लास में जा पाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।